अच्छा, तो हम 1-2 मिनट वेट करते हैं, कुछ और स्टूडेंट ज्वाइन करें, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। चले, सही है। जी सर। अच्छा अच्छा, हम डिस्कस करते हैं कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया। अच्छा देखिए, पहले हमने कुछ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस पढ़ा था जिनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता था। पहले जो हम पढ़े थे उनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता था। तो हमेशा से देखो, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होते हैं ना, वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है कंसिस्टेंट सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन।
इसकी दो टाइप हैं। एक टाइप होती है कॉन्सिस्टेंट, कॉन्सिस्टेंट इक्वेशन होती है, और दूसरी टाइप होती है इनकॉन्सिस्टेंट। अब कॉन्सिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन में क्या होता है, सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। हमेशा जितने भी कॉन्सिस्टेंट इक्वेशन होते हैं इनका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट करेगा। और जो इनकॉन्सिस्टेंट होते हैं इनका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। इनका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। और इसी तरह जो कॉन्सिस्टेंट इक्वेशन होते हैं ना, सोल्यूशन एग्जिस्ट करे तो फिर दो टाइप के होते हैं। अगेन टू टाइप्स होते हैं। एक होता है यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, और दूसरा होता है इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन कब होता है, जब एक ही सोल्यूशन है। यानी पहले हम पढ़ चुके थे, जितने भी एग्जांपल्स हमने किया था आज से पहले, उनका यूनिक सोल्यूशन ही था। क्योंकि एक ही सोल्यूशन आता था ना, x1 की एक वैल्यू, x2 की एक वैल्यू, इसी तरह x3 की एक वैल्यू होती थी। इनफाइनाइट सोल्यूशन में क्या होता है, एक से ज्यादा वैल्यूज आती हैं, डिफरेंट वैल्यूज आती हैं। इनफाइनाइट मेनी वैल्यूज उस सिस्टम का सोल्यूशन होता है। अब देखो, यूनिक सोल्यूशन कब होता है, जब भी आप कोई मैट्रिक बना के इसको रो एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। रो एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वो मैट्रिक किस टाइप का होगा, ऐसे होगा। लेट्स सपोज यहाँ पे A1 होगा 0 0, अगर 3/3 का मैट्रिक है तो यहाँ पे कोई नंबर A2 होगा। अच्छा, रो एचेलॉन फॉर्म में किया तो यहाँ पे 1 होता है ना, ये डायगोनल एलिमेंट है तो ये 1 होता है, पाइवट एलिमेंट है तो ये 1 होगा। फिर यहाँ पे 1 होगा, पाइवट से बिलो में 0 होता था। इस तरह से कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता था। यहाँ पे लेट्स सपोज A3 है, A4 है, A3 A4 कोई नंबर है, यहाँ पे 1 होगा। सही है। जब आप देखिए, मैंने कहा था एक रो में एक ही पाइवट होता है। ये इस रो का पाइवट है, ये इस रो का पाइवट है, ये थर्ड रो का पाइवट है। सही है। पहला वाला 1 फर्स्ट रो का पाइवट ये 1 है, सेकंड का पाइवट ये थर्ड का यही पाइवट है। जब आप कॉलम वाइज देखते हैं ना, ये देखिए इस साइड में ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 1 है, ये पूरा कॉलम वाइज है। ये कॉलम 2 है और ये आपके पास कॉलम 3 है। जब आप कॉलम वाइज देखते हैं, हर कॉलम में पाइवट होगा, तो इस केस में सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर हर कॉलम में पाइवट मौजूद होगा तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। इसमें आप पाइवट से देखिए, इफ पाइवट एलिमेंट exists in each column, then system has unique solution. तो इस केस में सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन होगा जब हर कॉलम में पाइवट एग्जिस्ट करेगा, तो जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। और इसी तरह लेट सपोज आपके पास कोई और सिस्टम है, मैं वैसे जनरल बात कर रहा हूँ, सही है, इसको बाद में सोल्व कर देते हैं। लेट कोई सिस्टम है जिसमें है
1 0 0, उसके बाद है लेट्स सपोज A1 0 0, फिर उसके बाद A2 1 0, और इस तरह से है। लेट्स सपोज ये आपके पास सिस्टम है और यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हैं, B1 B2 B3 है, इस तरह से। अब इस मैट्रिक में देखो कि इस मैट्रिक में इसको जब आपने रो एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ये मैट्रिक बन गया। इस मैट्रिक में देखो आप, फर्स्ट रो का पाइवट यही एलिमेंट है, ये फर्स्ट रो का पाइवट है, सेकंड का पाइवट यही है ना, और थर्ड का कोई भी पाइवट नहीं है। जो थर्ड रो है उसका कोई भी पाइवट ही नहीं है। तो अब आप कॉलम वाइज देखिए, यूनिक सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते थे, कॉलम वाइज देखते थे। ये है आपके पास कॉलम 1, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है। कॉलम 1 का पाइवट है, कॉलम 2 में पाइवट है, नहीं है। कॉलम 2 में पाइवट नहीं है ना, आप देखिए कॉलम 3 में पाइवट है। मैंने क्या कहा था, मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर हर कॉलम में पाइवट होगा तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब यहाँ पे देखो कॉलम 2 में पाइवट नहीं है, कॉलम 2 में पाइवट नहीं है, तो जो कॉलम 2 का जो वेरिएबल होता है वो क्या होता था, यहाँ पे देखो कॉलम 1 का वेरिएबल x1 होता था, इस तरह होता था ना, x1 के कोफिशिएंट कॉलम 1 में लिखते थे, x2 के कोफिशिएंट कॉलम 2 में लिखते थे, x3 के कोफिशिएंट कॉलम 3 में लिखते थे, इस तरह से। जब x2 का पाइवट नहीं होगा तो x2 फ्री वेरिएबल होगा, x2 जो है ना फ्री वेरिएबल होगा। फ्री वेरिएबल क्यों होगा, क्योंकि इसका पाइवट नहीं है। जब पाइवट नहीं है, फ्री वेरिएबल है, तो इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे। जब भी फ्री वेरिएबल इंक्लूड हो जाए, कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन आप सोल्व करते हैं, फ्री वेरिएबल इसमें इन्वॉल्व हो जाए, तो उसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होते हैं। सॉल्यूशन समझ में आ गया आप लोगों को कि किस तरह से यूनिक सॉल्यूशन होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होते हैं। और इधर B3 नहीं, इधर 0 होगा, सही है, इधर भी 0 होगा, तब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। चले मैं एक और सिस्टम ऑफ इक्वेशन लेट्स सपोज लिख देता हूं कि ये तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का हो गया। अब नो सॉल्यूशन के लिए मैं एग्जांपल देता हूं कि नो सॉल्यूशन कब होगा। नो सॉल्यूशन उस केस में होगा, लेट्स सपोज आपके पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इसको रो एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट किया तो यहाँ 1 होगा, इससे बिलो 0 होंगे। लेट्स सपोज यहाँ पे भी आपके पास है A1 1 0 है, लेट्स सपोज, और यहाँ पे A2 A3 और 0 है, और इस साइड में B1 B2 B3 है, सही है। अब देखो फर्स्ट रो का पाइवट यही है, सेकंड रो का ये पाइवट है, थर्ड में कोई पाइवट नहीं है। लेकिन आप देखो थर्ड में x1 भी 0 है, थर्ड में x2 भी 0 है, x3 भी 0 है, तीनों 0 है ना। तो यहाँ पे देखो 0 इज इक्वल टू B3 आ रहा है, इसमें 0 इज इक्वल टू B3 आ रहा है। अगर B3 आपके पास 0 है, लेट मैं यहाँ पे इधर साइड पे लिख देता हूँ ऊपर, अगर इस तरह से है, इफ B3 is equal to 0 then solution exist होगा। if
B3 is not equal to 0, then solution does not exist होगा। ये क्यों होगा? समझ में आया आप लोगों को? ऐसा क्यों होगा? जी, कोई बता सकता है? मेरे ख्याल में सारे सो गए हैं ऑन करके ना, खामोश हैं। नहीं सर, नहीं सर, जाग रहे हैं। अच्छा, जाग रहे हैं तो कुछ रिस्पॉन्स तो आना चाहिए ना इसमें। समझ में आया है या नहीं आया है वो बताए। मैसेज में क्या लिखा है? सर 50-50। मैं ये कह रहा हूँ कि क्वेश्चन रिपीट कर दे। देखो बताया था ना, सोए हुए हैं आप लोग। मैंने यहाँ पे ये लास्ट में सिस्टम ऑफ एक रिड्यूस रो एचेलॉन फॉर्म में एक मैट्रिक्स था, उसको कन्वर्ट कर दिया सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो लास्ट में देखो, लास्ट में पूरी रो 3 0 है, 0 इज इक्वल टू B3 है, यही है ना? तो मैंने यहाँ आपसे ये पूछा था कि इफ B3 इज इक्वल टू 0, अगर ये B3 0 होगा तो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, यानी 0 इज इक्वल टू 0 होगा ना, तो ये पॉसिबल है। अगर B3 इज नॉट इक्वल टू 0 हो तो सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। मैं ये पूछ रहा हूँ B3 इज नॉट इक्वल टू 0 हो तो सोल्यूशन एग्जिस्ट क्यों नहीं करेगा? मैंने ये पूछा था, क्या वजह हो सकती है? जी, देखो आप लास्ट जो रो है उसको देखिए। लास्ट रो में x1 का कोफिशिएंट भी 0 है, ये इस तरह से ना, 0x1 प्लस 0x2 प्लस 0x3 इज इक्वल टू B3 है। रो 3 इस तरह से, मैं सिर्फ रो 3 को देख रहा हूँ इस तरह ना, ये रो 3 है ना, 0x1 प्लस 0x2 प्लस 0x3 0 होता है, 0 इज इक्वल टू B3 होगा। सही है? अगर B3 0 होगा, इफ B3 इज इक्वल टू 0 हो तो ये क्या होगा? 0 इज इक्वल टू 0 होगा। क्या 0 0 के इक्वल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अगर B3 0 के इक्वल ना हो, इफ B3 इज नॉट इक्वल टू 0, लेट नॉट इक्वल टू 0 तो 0 के अलावा कोई और नंबर होगा ना, लेट B3 इज इक्वल टू 1 करते हैं। सपोज हमने B3 इज इक्वल टू 1 किया, तो यहाँ 0 इज इक्वल टू B3 था, तो क्या 0 इज इक्वल टू 1 हो सकता है? हो सकता है ऐसा? पॉसिबल है? मैं आप लोगों से नो सर। नहीं सर। 0 1 के इक्वल हो सकता है? नहीं, नहीं सर। हो सकता है ना, कैसे होगा? 0 1 के इक्वल नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। जब इस टाइप की कंडीशन आ जाए, 0 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के इक्वल आए, तो उस केस में नो सॉल्यूशन होगा। समझ गए? नो सॉल्यूशन उस वक्त होगा, यानी 0 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट आए तो उस वक्त नो सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज आपके पास सॉल्यूशन होगा। चलें कुछ एग्जांपल से हम देखते हैं। यूनिक सॉल्यूशन तो हम पहले कर चुके थे, जो पहले हम जो एग्जांपल वगैरह करते थे वो यूनिक सॉल्यूशन के। मैं कुछ एग्जांपल्स देखता हूं जिसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाए।
चले एक एग्जांपल में लिख रहा हूँ। एग्जांपल है यहाँ पे 2x1 plus 3x2 minus 4x3 is equal to 7 है। उसके बाद 3x1 plus 4x2 minus 2x3 is equal to 9 है। उसके बाद 5x1 plus 7x2 minus 6x3 is equal to 20 है। अब इस सिस्टम का सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो सिस्टम का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम रो एचुलान से भी कर सकते थे, रिड्यूस रो एचुलान से भी कर सकते हैं, सही है। चले हम रो एचुलान से करते हैं। रो एचुलान से हम इसको सोल्व करते हैं। सोल्व किया तो पहले इसका आर्गुमेंट मैट्रिक्स बनाना होता है। आर्गुमेंट मैट्रिक्स बनाते हैं। इसका आर्गुमेंट मैट्रिक्स कैसे बनेगा? इसका मैट्रिक्स बनेगा कि जो x1, x2, x3 है, इनके कोफिशिएंट लिखना होता है। फर्स्ट इक्वेशन को फर्स्ट रो में लिखना होता है। ये आपके पास इक्वेशन 1 होगी, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3 होगी। इक्वेशन 1 के कोफिशिएंट को रो 1 में लिखो। इसका कोफिशिएंट है 2, 3, -4, फिर स्लैश करके इक्वलिटी साइड में 7 है वो लिख दिया। सेकंड इक्वेशन को रो 2 में लिखो। ये हो गया 3, इसका कोफिशिएंट, नेक्स्ट का कोफिशिएंट 4 है, फिर उसके बाद कोफिशिएंट -2 है, इक्वलिटी के इस साइड में 9 था। उसके बाद इक्वेशन 3 को रो 3 में लिखो। तो फर्स्ट x1 का कोफिशिएंट 5 है, x2 का कोफिशिएंट 7 है, x3 का कोफिशिएंट -6 है, इक्वलिटी के इस साइड में 20 है। ये हमने कर दिया। ये हो गया इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का आर्गुमेंट मैट्रिक्स। इसके बाद नेक्स्ट में हमें क्या करना था? जब रो एचुलान फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है या सोल्व करना है, तो इसको क्या करते थे? पहले पाइवट एलिमेंट देखते थे, पाइवट रो देखते थे। फर्स्ट रो पाइवट रो है, इसका फर्स्ट एलिमेंट आपके पास पाइवट एलिमेंट होता है ना, और पाइवट एलिमेंट को 1 लाना था। पाइवट एलिमेंट 1 आना चाहिए। तो इसको 1 लाने के लिए क्या करना होगा? 2 से डिवाइड करना होगा ना, या 1/2 से मल्टीप्लाई करना होगा रो 1 को। तो ये होगा 1/2 रो 1 करना होगा। रो 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपके पास आएगा। इसका रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स जो है वो बनेगा 1, ये होगा 3/2, 4/2 किया तो -2 होगा, और इस साइड में 7/2 होगा। बाकी ऐसे ही आएगा 3, 4, -2, 9, उसके बाद 5, 7, -6, 20 आएगा इस तरह से। नेक्स्ट में क्या करना था? अच्छा, नेक्स्ट में हमें जो पाइवट है उससे बिलो वालों को 0 करना था। पाइवट से बिलो एक 3 है, एक 5 है, इसको 0 करना था। इसको 0 करने के लिए क्या करना होगा? 1 की हेल्प से 3 को 0 करना है। तो यानी इस 1 की जगह -3 आएगा अगर इसको रो 2 के साथ ऐड करोगे। तो -3 + 3 0 होता है ना, इसलिए रो 1 को क्या करना होगा? -3 से मल्टीप्लाई करना होगा और रो 2 के साथ ऐड करना होगा।
तो फर्स्ट रो तो सेम वही आएगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। 1 3/2 -2 और साथ 7/2 आएगा। और उसके बाद हमने क्या किया था, इसमें चेंजेस रो 2 में आई थी, इसको प्लस किया था -3 ऑफ रो 1 के साथ। रो 1 को -3 से मल्टीप्लाई करके रो 2 के साथ ऐड किया था। क्यों? क्योंकि हमें रो 2 में जो 3 है उसकी जगह 0 लाना है। इसको 0 लाने के लिए रो 1 को -3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 1 की जगह -3 आएगा, -3 + 3 0 होता है। इसको मैं साइड में रफ वर्क लिख देता हूँ। जब रो 1 को -3 से मल्टीप्लाई किया -3 ऑफ R1, तो ये होगा -3 -9/2 माइनस माइनस प्लस 6 होगा और -21/2 होगा। इसको रो 2 के साथ ऐड करना था। रो 2 आपके पास है 3 4 -2 और 9 है, इनको ऐड कर दो। -3 + 3 0 होगा। -9/2 + 4 क्या होता है? इसका तो एलसीएम लेना होगा ना। -9/2 + 4 यानी 4 - 9/2 कर देना, इसका एलसीएम 2 आएगा। 4 × 2 8 - 9 विच इज इक्वल टू -1/2 आएगा। ये होगा -1/2 के इक्वल, -1/2। 6 - 2 4 होगा। फिर उसके बाद 9 - 21/2 क्या होगा? इसको लिखें 9 - 21/2 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम 2 आएगा। 9 × 2 18, 18 - 21, 18 - 21 -3 होता है ना, तो ये इक्वल टू होगा -3/2 के इक्वल। तो इसको लिखना होगा -3/2 के इक्वल। तो जो न्यू रो 2 बन गई थी वो आपके पास ये आ गई। इसकी जगह न्यू रो 2 लिखना है। तो रो 2 अब चेंज होके जो होगा 0 -1/2 4 -3/2 होगा। उसके बाद क्या करना है नेक्स्ट में? नेक्स्ट में जो 5 है इसको आपने 0 करना होगा। रो 3 में 5 है उसको 0 करना होगा। किसकी हेल्प से? रो 1 की हेल्प से। तो हमें ऑपरेशन क्या करना होगा? रो 1 को आप -5 से मल्टीप्लाई करना होगा ना, ताकि जहाँ -5 आए 1 की जगह, इसको रो 3 के साथ ऐड करो तो 0 होगा। चेंजेस रो 3 में आ रही है, इसको प्लस कर दिया -5 ऑफ रो 1 के साथ। तो रो 1 को आप -5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैं इसको यहाँ नीचे लिख देता हूँ कि ये क्या आएगा। अगर रो 1 को आप -5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा -5 रो 1 करते हैं तो रो 1 आपके पास से 1 की जगह -5 होगा। 3/2 जो है वो -15/2 के इक्वल होगा। -2 को -5 से मल्टीप्लाई कर दो 10 आएगा। 7/2 को -5 से कर दो -35/2 होगा। इसको प्लस करना है रो 3 के साथ। रो 3 आएगा 5 7 -6 और 20 आएगा। अब इनको ऐड कर दो। -5 + 5 0 होगा और उसके साथ 7 - 15/2 क्या होगा? इसको मैं यहाँ साइड पे एक रफ वर्क कर देता हूँ कि यहाँ पे 7 - 15/2 इज इक्वल टू होगा 2 एलसीएम आएगा 14 - 15 विच इज इक्वल टू -1/2 होगा। -1/2 के इक्वल होगा। 10 - 6 4 होगा और उसके साथ 20 - 35/2 किसके इक्वल होगा? इसका एलसीएम होगा 2 2 × 20 40 - 35 होगा। 40 - 35 5/2 के इक्वल होगा। ये होगा 5/2 के इक्वल।
तो जो न्यू रो 3 है इसको आपने लिख देना है। न्यू रो 3 आएगा 0 -1/2 4 एंड 5/2 के इक्वल आ गया। सही है। उसके बाद अब क्या करना है, पहले का आपको पाइवट मिल गया, नेक्स्ट का आपने पाइवट देखना है। नेक्स्ट में फर्स्ट एलिमेंट दोनों रो में 0 है और सेकंड एलिमेंट दोनों में नॉन 0 है। सही है तो आपने जो पाइवट है इसको 1 कर देना, इस पाइवट को 1 करना है। -1/2 को 1 करने के लिए क्या करना होगा, -2 से मल्टीप्लाई करना होगा। यही होगा ना, रो 2 को -2 से मल्टीप्लाई कर दो तो -2 डिवाइड बाई 2 + 1 होगा। -2 ऑफ रो 2 कर देना। करने से ये आपके पास होगा रो इक्विवेलेंट टू 1 3/2 -2 7/2। इसको -2 से मल्टीप्लाई कर दो 0 आएगा। -2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 और 2 कैंसल होंगे, माइनस माइनस +1 होगा। इसको 4 को -2 से मल्टीप्लाई कर दो -8 आएगा। -3/2 को -2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 और 2 कैंसल होके माइनस माइनस +3 आएगा। बाकी ये तो ऐसे आएगा 0 -1/2 4 5/2 होगा। अब क्या करना है, नेक्स्ट जो हमारा टास्क है ना वो इस पाइवट की हेल्प से, अब ये सेकंड रो का 1 पाइवट है ना, ये पाइवट है, इसकी हेल्प से इसको 0 करना है। 0 कब आएगा, रो 3 में -1/2 है, 1 की हेल्प से करना है। तो अगर रो 2 के उस 1 की जगह +1/2 आए तो 1/2 - 1/2 0 होगा ना, तो इसको +1/2 लाना होगा। तो हम इसमें ऑपरेशन क्या करेंगे, इसमें जो ऑपरेशन है वो हम करेंगे कि रो 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करना होगा और रो 3 के साथ ऐड करना होगा। ऐड किया तो ये आपके पास 0 आएगा। हमने ऑपरेशन में चेंजेस रो 3 में लाना है, इसको प्लस करना होगा 1/2 ऑफ रो 2 के साथ, यानी रो 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, करने के बाद रो 3 के साथ ऐड करना है। तो इससे क्या मिलेगा हमें, मैं इसको मिटा देता हूं। जो न्यू रो इक्विवेलेंट फॉर्म है इसमें फर्स्ट रो में तो कोई चेंजेस नहीं है, ये सेम वही आएगा 1 3/2 -2 7/2 होगा। सेकंड में भी कोई चेंजेस नहीं है, 0 1 -8 3 है। चेंजेस थर्ड में आ रही है। तो थर्ड में हमने क्या किया था 1/2 ऑफ R2 किया था ना, R2 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया था, करने के बाद R3 के साथ ऐड किया था। तो 1/2 ऑफ R2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करो, R2 क्या होगा 0 × 1/2 0, 1 × 1/2 1/2 होगा। 4 -8 × 1/2 -4 होगा। 3 × 1/2 3/2 के इक्वल। बाकी जो रो 3 है इसके साथ इसको ऐड करना है। रो 3 आपके पास है 0 -1/2 4 एंड 5/2 के इक्वल। इनको आपस में ऐड कर दो, 0 + 0 0 आएगा, 1/2 - 1/2 0 आएगा, -4 + 4 0 आएगा, 3/2 + 5/2 8/2 होता है ना, 8/2 4 के इक्वल होगा। इसको मैं यहाँ साइड पे कर देता हूँ, 3/2 + 5/2 = 2 LCM आएगा, ऊपर 3 + 5 होगा, which is equal to 8/2 = 4 आएगा। तो जो न्यू रो 3 है वो आपके पास आ गई 0 0 0 एंड 4 आ गई। सही है। फर्स्ट में देखो आपको पाइवट मिल गया, पाइवट नॉन जीरो होता है, 1 पाइवट है। सेकंड में
ये 1 पाइवट है। थर्ड में पाइवट है नहीं है, क्योंकि थर्ड में सारे जीरो है ना। थर्ड रो में देखो सारे आपके पास जीरो हैं, तो इसमें कोई पाइवट है ही नहीं। नहीं है तो आप इसका सोल्यूशन आप देखिए, जब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं तो इसका सोल्यूशन लास्ट रो देखिए, रो 3 को। रो 3 आपके पास है 0x1 प्लस 0x2 प्लस 0x3 इज इक्वल टू 4 है। तो यहाँ से 0x1 0x2 0x3 ये पूरा जीरो होगा, जीरो का सम 0, 0 इज इक्वल टू 4। क्या ये पॉसिबल है? 0 4 के इक्वल होता है? नहीं होता ना, नॉट पॉसिबल। जब ऐसा पॉसिबल नहीं है तो इसका नो सॉल्यूशन होगा। तो ये सिस्टम इनकॉन्सिस्टेंट है। सही है। जब भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करे तो हम सिस्टम को इनकॉन्सिस्टेंट बोलते हैं। अच्छा, तो इसमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट क्यों नहीं करता? क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला था कि जब आपको सॉल्यूशन क्राइटेरिया आपको पढ़ा रहा था, जब ऐसी सिचुएशन आए कि 0 इज इक्वल टू कोई नॉन जीरो नंबर आए, तो इस केस में सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। अगर यहाँ 4 की जगह 0 आता ना, फिर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता। सही है, 4 की जगह 0 आता फिर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता। यहाँ तो 0 नहीं आया है, 4 आया है, 0 इज इक्वल टू 4 पॉसिबल ही नहीं है, तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन होगा। मींस जब भी आप सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो पहले आप पाइवट को देखिए। अगर हर कॉलम के नीचे पाइवट है तो वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर किसी कॉलम के नीचे पाइवट नहीं है तो वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। या फिर अगर 0 इज इक्वल टू कोई नॉन जीरो नंबर आ रहा है, जैसे 0 इज इक्वल टू 4 आया है, तो इस केस में नो सॉल्यूशन होगा। तो इस चीज को आपने देखना है। क्लियर है या कोई इश्यू है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, इसके बाद मैं एक और एग्जांपल देखता हूँ। इसमें अगर किसी को समझ में नहीं आया, कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। चले, अगर क्लियर है तो मैं एक और क्वेश्चन लिख देता हूं। जहां पे क्वेश्चन है ये क्या हो रहा है? ये क्यों मिल रहा है?
अब यहाँ क्या हो गया, ये खुद ब खुद मिट रहा है। मैंने कहीं कोई क्लिक तो नहीं किया गलत जगह पे। ये देखो, हाँ अभी रह गया, सही है। अच्छा, क्वेश्चन है आपके पास कि एग्जाम्पल है x प्लस, बल्कि x1 x2 इस तरह लिखता हूँ ताकि आपको आदि हो। x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 2 होगा। 2x1 प्लस x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 3 है। फिर उसके बाद 2x1 प्लस 3x1 इधर, 3x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 5 है। इसका सलूशन फाइंड करें क्या होगा। आप लोग ट्राई करें, मैं आप लोगों को 10 मिनट देता हूँ, 10 मिनट में आप लोग ट्राई करें, करके व्हाट्सएप में सेंड करना है। कर सकते हैं ये, जल्दी से करें कॉपी में। इसका सलूशन मैं 5-10 मिनट देता हूँ, 10 मिनट में आप लोग करके ये सेंड करना है व्हाट्सएप पे। जो ग्रुप है वहां पे शेयर कर देना। आप लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। यस सर। जी जी सही है, चलो सही है, सुन रहे हैं तो फिर।
अच्छा, कुछ स्टूडेंट ने सॉल्यूशन भेज दिया है। क्या सॉल्यूशन दिया है? मोबाइल की बैटरी लो है। चलो कोई इसका नाम याद रखो, मैं कर देता हूँ। ये सॉल्यूशन ये किसने भेजा है? फरहान जावेद ने। नहीं नहीं, ये तो ऊपर मैंने किया था वही है, मुझे लग रहा है। इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है मेरे ख्याल से ना। इसको आप दोबारा देख लेना, या किस तरह से किया है आप, वो फाइल सेंड कर दो, हम देखते हैं कोई मिस्टेक अगर आपने किया है तो जो आपने सोल्व किया है ना वो भेज देना। ओके, तो आपने जो किया है ना वो R2 माइनस 2R1 कर दिया, सही है। R2 माइनस 2R1 किया, -2 -2 -2 -1 -3 हो गया, -1 हो गया, सही है। हाँ ये ठीक है, आपने जो अभी किया है ना ये सही है। जिसने अभी सेंड किया है ना ये सॉल्यूशन सही लग रहा है मुझे। नहीं, ग्रुप में नहीं, पर्सनल सेंड किया है इसने, मुझे पर्सनल सेंड किया है। और बाकी ग्रुप में जिसने सेंड किया है जवेरिया खालिद, इसका भी सही है, ठीक ही लग रहा है इसका अभी। तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट है और इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि जब इस टाइप की सिचुएशन आए ना तो आप देखो, जो आपने ग्रुप में सेंड किया है जवेरिया खालिद ने, ग्रुप में आप लोग देखें, फर्स्ट कॉलम वाइज आप देखें, फर्स्ट कॉलम में पाइवट है, सेकंड कॉलम में पाइवट है, थर्ड कॉलम में कोई भी पाइवट नहीं है, लेकिन 0 इज इक्वल टू 0 भी है। 0 इज इक्वल टू 0 हो तो सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, सही है। और थर्ड कॉलम में पाइवट नहीं है, तो मैंने कहा था कि अगर एक कॉलम में पाइवट ना हो तो इस केस में इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होते हैं, तो इस सिस्टम के इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। तो अब हम इस तरह इनफाइनाइट सोल्यूशन को कैसे फाइंड करते हैं वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। चलें, इसको मैं सोल्व करके दिखा देता हूँ। इसका आपने पहले आर्गुमेंट मैट्रिक बनाना है, तो आर्गुमेंट मैट्रिक इसका बनेगा कि जो कोफिशिएंट्स हैं उनका एक मैट्रिक बनेगा। रो 1 में देखो सबके कोफिशिएंट 1 है इक्वेशन 1 में, तो यहाँ रो 1 में आपके पास होगा 1 1 1 फिर स्लैश करके 2 लिखना होगा। इक्वेशन 2 में देखो x1 का कोफिशिएंट 2 है, x2 का 1, x3 का -1 और इक्वलिटी के इस साइड में 3 है। इक्वेशन 3 में x1 का कोफिशिएंट 3 है, x2 का कोफिशिएंट 2 है, x3 का कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, 0 होगा, इक्वलिटी के इस साइड में 5 होगा, नहीं होगा। अब क्या करना है, हमने पाइवट देखना है, तो फर्स्ट रो ही पाइवट है, इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है, पाइवट एलिमेंट, इसके लिए से पाइवट से बिलो वालों को 0 करना है, यानी 1 के लिए साहब ने 2 को 0 करना है और 3 को 0 करना है। तो 2 को 0 करना है तो क्या करना होगा, 1 की जगह -2 लाना होगा, मीन्स कि आपने जो ऑपरेशन करना है वो चेंजेस रो 2 में आ रहा है उसको प्लस करना है -2 ऑफ R1 से। R1 को -2 से मल्टीप्लाई कर दो, -2 से मल्टीप्लाई करके जो रो 2 इसके साथ ऐड करना है,
जब रो 1 को आप -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रो 1 क्या होगा, मैं साइड पे लिख देता हूँ, -2 ऑफ रो 1 इज इक्वल टू होगा आपके पास -2 -4 होगा, और रो 2 होगा आपके पास 2 1 -1 3 होगा। इन दोनों को ऐड कर दो, -2 + 2 0, -2 + 1 -1, -2 -1 -3 -4 -3 -1 होगा। तो रो 1 तो कोई चेंजेस नहीं है, रो 1 वैसे ही आएगा 1 1 1 एंड 2 आएगा। रो 2 जो है वो 0 -1 -3 -1 होगा। और इसी तरह जो रो 3 में ये 3 है, इसको भी 0 लाना है, 3 को 1 की हेल्प से 0 लाना है, तो रो 1 को आप -3 से मल्टीप्लाई करना होगा और रो 3 के साथ ऐड करना होगा। ये होगा रो 3 प्लस -3 ऑफ रो 1 होगा। तो ये क्या होगा, जब रो 1 को -3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -3 ऑफ रो 1 इज इक्वल टू होगा, -3 से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं ये -3 -6 होगा, और रो 3 जो है वो आपके पास से 3 2 0 एंड 5 है। इनको ऐड कर दो, -3 + 3 0, -3 + 2 -1, -3 + 0 -3, -6 + 5 -1 होगा। तो जो न्यू रो 3 है वो आपके पास होगा 0 -1 -3 -1 हो गया। ये न्यू रो 3 होगा। अब क्या करना है, नेक्स्ट पाइवट देखना है। नेक्स्ट पाइवट आपके पास ये है, इसकी हेल्प से बिलो वाले को 0 करना है, तो सिंपल क्या करना होगा, चेंजेस रो 3 में आ रही है, रो 3 माइनस रो 2 करना होगा। ये 0 कब होगा, जब ये -1 है, पाइवट -1 है, ये +1 होगा तब 0 होगा ना। +1 लाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये माइनस माइनस प्लस होगा। तो जो न्यू रो है आपके पास वो बनेगी। तो यहाँ पे देखो रो 3 आपके पास क्या है, रो 3 है 0 -1 -3 -1 है, माइनस रो 2 क्या होगा, रो 2 को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, 0 × -0 होगा, माइनस माइनस +1 होगा, -3 जो है माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस +3 होगा, और जो -1 है वो माइनस माइनस +1 होगा। तो होगा 0 -1 + 1 0, -3 + 3 0, -1 + 1 0 होगा। सही है। जो न्यू रो 3 है वो आपके पास यही होगा। तो यहाँ पे देखो रो 1 और 2 में कोई चेंजेस नहीं, इसको ऐसे ही लिखना है, 1 1 1 2 हो गया, 0 -1 -3 -1 होगा, ये हो गया 0 0 0 0। अब देखो लास्ट में 0 = 0 है। अगर 0 = सम नॉन 0 होता तो यहाँ पे आप डायरेक्ट कहते सोल्यूशन डस नॉट एग्जिस्ट। 0 = 0 तो सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। और दूसरी बात यह है कि जब आप कॉलम वाइज देखते हैं तो कॉलम 1 में देखो, ये कॉलम 1 है, ये x1 के कोफिशिएंट्स होते हैं, ये x2 के कोफिशिएंट्स होते हैं, यहाँ पे x3 के कोफिशिएंट्स होते हैं। x1 के नीचे पाइवट मौजूद थे, x2 के नीचे भी पाइवट मौजूद है, सही है। लेकिन x3 के नीचे कोई पाइवट नहीं है, ये तो 0 है ना, इसको पाइवट होना चाहिए था। लास्ट रो 3 में ये 0 है, कोई पाइवट नहीं है, तो x3 फ्री वेरिएबल होगा। जब पाइवट नहीं है तो x3 जो है वो फ्री वेरिएबल होगा। फ्री वेरिएबल्स मीन इसकी इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज हो सकती हैं। तो हम इसमें लेट करते हैं x3 = अल्फा करते हैं। अल्फा आपके पास कोई भी सॉल्यूशन होगा, कोई भी नंबर होगा। अब इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है तो इस मैट्रिक को दोबारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन में कन्वर्ट करके बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करना होगा। इसको दोबारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन में कन्वर्ट कर दो, ये होगा x1 + x2 + x3 = 2 होगा। इसको इक्वेशन 1 नाम देना।
नेक्स्ट में माइनस एक्स टू माइनस थ्री ऑफ एक्स टू एक्स थ्री है इज इक्वल टू माइनस वन है, इसको इक्वेशन टू नाम देना। लास्ट में तो देखो लास्ट में एक्स कुछ है ही नहीं, जीरो इज इक्वल टू जीरो, इसको लिखने की नीड नहीं है। तो यहाँ पे एक्स थ्री हमने फ्री वेरिएबल कंसीडर किया था, तो एक्स थ्री जो है वो अल्फा के इक्वल है। एक्स थ्री की वैल्यू क्या है, अल्फा है। जब भी फ्री वेरिएबल उसको हम अल्फा नाम देते हैं। तो एक्स थ्री की जगह आप अल्फा पुट कर दो, पुट एक्स थ्री इज इक्वल टू अल्फा इन इक्वेशन टू कर देना। सही है, इक्वेशन टू में एक्स थ्री की जगह अल्फा पुट कर दो। तो ये हो गया आपके पास कि अगर पहले मैं इसमें जो इक्वेशन थ्री है ना, इसको मैं री राइट करूँ, माइनस से इनको मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये होगा एक्स टू प्लस थ्री अल्फा इज इक्वल टू वन होगा। एक्स थ्री की जगह अल्फा पुट किया है ना, तो ये थ्री अल्फा इज इक्वल टू वन होगा। तो यहाँ से आप लोग देखें एक्स टू इज इक्वल टू वन माइनस थ्री अल्फा होगा। ये x2 की वैल्यू आएगी। अब क्या करना है, x2 और x3 की वैल्यू इक्वेशन वन में पुट कर देना है। पुट x2 इज इक्वल टू वन माइनस थ्री अल्फा एंड x3 इज इक्वल टू अल्फा इन इक्वेशन वन। जब इक्वेशन वन में पुट करते हैं तो इक्वेशन वन है आपके पास, जो इक्वेशन वन है वो है x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू टू। x1 तो x1 ही रहेगा, x2 जो है वो वन माइनस थ्री अल्फा के इक्वल है, प्लस x3 जो है वो अल्फा के इक्वल है, विच इज इक्वल टू टू होगा। इसको फर्दर सोल्व करना, x1 प्लस वन माइनस टू अल्फा इज इक्वल टू टू होगा। माइनस थ्री अल्फा प्लस अल्फा माइनस टू अल्फा होता है ना, तो ये अब थोड़ा और सोल्व कर देना, x1 इज इक्वल टू टू माइनस वन प्लस टू अल्फा होगा। यही होगा ना इक्वलिटी के इस साइड में जाके, वन जो है वो माइनस वन बनेगा, माइनस टू अल्फा जो है प्लस टू अल्फा बनेगा। टू माइनस वन वन होता है, वन प्लस टू अल्फा x1 की वैल्यू आ गई। तो जो सोल्यूशन सेट है वो आपके पास होगा x1 x2 x3 इज इक्वल टू x1 की वैल्यू वन प्लस टू अल्फा है, x2 की वैल्यू वन माइनस थ्री अल्फा है, x3 की वैल्यू अल्फा है। तो ये इसका सोल्यूशन होगा। अल्फा जो है आपके पास कोई भी रियल नंबर हो सकता है, अल्फा की जगह आप जीरो पुट कर दो, इसका सोल्यूशन होगा वन पुट कर देना, इसका सोल्यूशन टू पुट कर दो, थ्री पुट कर दो, वन अपॉन टू पुट करना, वन अपॉन थ्री, वन अपॉन फाइव, यानी इनफाइनाइट वैल्यूज इसका सोल्यूशन होगा। अल्फा की जगह आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। इसलिए जब भी सिस्टम में देखो आपके पास फ्री वेरिएबल इन्वॉल्व हो जाए, तो फ्री वेरिएबल कब होता है, किसी भी कॉलम के नीचे वेरिएबल पाइवट ना हो, तो उस केस में फ्री वेरिएबल इन्वॉल्व होता है। जब भी फ्री वेरिएबल इन्वॉल्व होगा तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन का जो है वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। सही है। अगर किसी को कुछ इश्यू है, कुछ समझ में नहीं आया, तो आप पूछ सकते हैं। सर ये जो भी आपने क्वेश्चन किया है इसको आप ग्रुप में भेज सकते हैं इसका? इसमें फाइल में कन्वर्ट करके। नहीं, आप क्या पूछ रहे थे अभी? सर मैं बोल रहा था अभी जो आपने क्वेश्चन किया है ना, ये फाइल में कन्वर्ट करके आप ग्रुप में भेज सकते हैं? जी मैं पीडीएफ में कन्वर्ट करके भेज देता हूँ इसको ना, पीडीएफ में कन्वर्ट करके मैं ग्रुप में भेज देता हूँ। अभी इसके फौरन बाद थी मेरी एक क्लास है ना, वो क्लास लेके फिर भेज सकता हूँ। ओके सर, थैंक यू थैंक यू। चले, हम अभी अटेंडेंस कंडक्ट करता हूँ, फिर उसके बाद
अच्छा, लास्ट स्टेप रिपीट कर दो। ओके, मैं कर देता हूँ। लास्ट स्टेप में क्या था? किसके लास्ट स्टेप की बात कर रहे हो? ऊपर जो रो एचुलान फॉर्म में कन्वर्ट किया है वो, या फिर सॉल्यूशन सेट की बात कर रहे हो? जी, अच्छा, ऊपर जो रो एचुलान में कर दिया है इसकी। अच्छा, यहाँ पे देखो, जो आपके पास लास्ट रो है ना, इसमें आपके पास आ रहा है इस साइड में 0। एक मिनट, रो 3 में देखो 0 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। x1 का कोफिशिएंट भी 0 है, x2 का कोफिशिएंट भी 0, x3 का कोफिशिएंट भी 0। 0 इज इक्वल टू 0 आए तो सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अगर यहाँ पे 0 आए इस साइड में, इक्वलिटी के इस साइड में 0 की जगह कुछ और आता है, यानी यहाँ पे 0 के अलावा कुछ और होता है, तो वो नो सोल्यूशन होता है। आगे हम सोल्व ही नहीं करते, सोल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करता। अब इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो इसको सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए क्या करना होगा? अब हम कॉलम वाइज देखते हैं। कॉलम वाइज देखो, फर्स्ट कॉलम x1 के कोफिशिएंट होते हैं, सेकंड कॉलम में x2 के कोफिशिएंट होते हैं, थर्ड कॉलम में x3 के कोफिशिएंट होते हैं। अब कॉलम वाइज आपने पाइवट देखना है। फर्स्ट कॉलम में पाइवट है, सेकंड कॉलम में भी पाइवट है, ये -1 पाइवट है। थर्ड कॉलम में कोई पाइवट नहीं है, यानी एक कॉलम में एक ही पाइवट होता है। सही है? तो थर्ड कॉलम में कोई भी पाइवट नहीं है। एक रो में भी एक पाइवट होता है। सही है? तो थर्ड कॉलम का पाइवट थर्ड रो में होना चाहिए। नहीं है? तो जिस कॉलम का पाइवट नहीं होगा वो फ्री जिस कॉलम का पाइवट नहीं होगा वो फ्री वेरिएबल होगा। तो x3 को हम फ्री वेरिएबल कंसीडर करते इसको अल्फा नाम देंगे। अल्फा मीन इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, और इस तरह से आगे बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन से इसको सोल्व करना है। सही है? चले अभी हम अटेंडेंस कंडक्ट करते हैं।